हेलो एवरीवन। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 1 ध्वनि पढ़ेंगे। वसंत पुस्तक में काव्य और गद्य दोनों ही विधाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको काव्य और गद्य का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। काव्य क्या है? वह विधा जिसमें लय, तुक, यति, गति आदि का ध्यान दिया जाता है, जिसे गा करके पढ़ा जा सकता है, वह काव्य कहलाता है। दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, कुंडलिया आदि काव्य के उदाहरण हैं। और अब गद्य, वह रचना जिसे गाया नहीं जा सकता है, जिसमें लय, तुक, यति, गति आदि का कोई नियम नहीं होता है, वह गद्य कहलाता है। निबंध, कहानी, संस्मरण, एकांकी, नाटक, पत्र आदि गद्य की विधाएं हैं। प्रस्तुत पाठ में जो ध्वनि है वह एक काव्य की विधा है, वह एक कविता है। इस कविता के रचयिता छायावाद के प्रतिनिधि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावादी कवियों की एक विशेषता रही है कि वे जो अपनी कविताओं में जो बात कहते हैं, जो हमें सामान्य तौर पे दिखता है, उसके अलावा एक और अर्थ होता है जो छिपा हुआ रहता है, जो हमें गहराई से उस कविता को पढ़ने पर समझ में आता है। तो यह ध्वनि कविता भी इस छायावादी गुण पर लिखी हुई है, जिसमें कवि वसंत ऋतु का चित्रण कर रहे हैं, लेकिन वसंत के माध्यम से वो अपने बारे में और निराश, उदास नवयुवकों के बारे में बता रहे हैं। और अब हम लोग आते हैं कविता के सप्रसंग व्याख्या पर। तो सप्रसंग व्याख्या में हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखते हैं। आगे की कक्षाओं में विशेष, साम्य भाव और भी पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन अभी हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखते हैं हम लोग? संदर्भ में हम लोग 4 नाम लिखते हैं: किताब का नाम, पाठ का नाम, भाग या क्लास का नाम और रचयिता का नाम। कैसे? प्रस्तुत पाठ का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के ध्वनि शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी कवि निराला जी हैं। प्रसंग, प्रसंग में हम लोग कवि इस पद्य में या पद्यांश में क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को अत्यंत संक्षिप्त में 1 से 2 लाइन में लिखते हैं। तो प्रस्तुत कविता का प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत कविता के माध्यम से निराला जी निराश, उदास नवयुवकों के अंदर एक उमंग, एक उत्साह, एक जोश जगाना चाहते हैं। और व्याख्या, व्याख्या के अंतर्गत हम कवि के द्वारा कही गई बात को स्पष्ट करते हैं। उसको स्पष्ट करने में हम किसी दूसरे विद्वान का, दूसरे कवि का उदाहरण भी दे सकते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी हम कुछ बातों को जोड़ सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं इस कविता का व्याख्या। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल वसंत, आनंददायी वसंत का आगमन हुआ है। मैं अभी अपने जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाया हूँ। मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाया हूँ, अतः अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। दूसरा पैराग्राफ, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आते ही, वसंत ऋतु के पहले पतझड़ होता है। पतझड़ में क्या होता है? चारों तरफ वीरानगी छा जाती है प्रकृति में, पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ पौधे एकदम खाली खाली से लगते हैं, डालियां डालियां ही खाली दिखती हैं, वो भी एकदम सूखी रोकी सी। लेकिन वसंत ऋतु के आते ही यह जो प्रकृति है पूरी मनमोहक हो जाती है। वृक्षों पर कोमल कोमल पत्तियां आ जाती हैं, डालियां हरी हरी हो जाती हैं, पूरी प्रकृति अत्यंत प्रसन्न नजर आने लगती है। और उन डालियों पर जो कलियां लगती हैं, वो कलियां कुछ अलसाई हुई सी, कुछ सुस्त सी लगती हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर।
वह जो कलियां अलसाई हुई सी सुस्त सी लगती हैं, उन कलियों को खिलाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं प्रातः काल के सूर्य की सुनहली किरणों को ले आऊंगा, जिनके उन कलियों पर पड़ते ही वो कलियां खिल जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन कलियों के माध्यम से जो निराला जी हैं वो नवयुवकों को कहना चाहते हैं कि आज के नवयुवक जो अत्यंत निराश हैं, उदास हैं, अपनी जिंदगी में हार मान चुके हैं, उन नवयुवकों को मैं अपनी कविताओं के माध्यम से एक नया उत्साह, एक नया उमंग, एक नया जोश भर दूंगा, जिसके माध्यम से वे नवयुवक अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को, अपने उदासी को त्याग कर अपने जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। और अब अंतिम पैराग्राफ। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कह रहे हैं कि यह जो पुष्प नींद से अलसाया हुआ सा है, उदास सा है, मैं हर पुष्प से उसकी वह उदासी, उसकी मायूसी खींच लूंगा। खींच लूंगा का मतलब मैं उसकी निराशा, मैं उसकी उदासी को समाप्त कर दूंगा। और क्या कर दूंगा? अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और अपने जीवन से के अमृत से उन कलियों को सींच दूंगा, अर्थात उन कलियों को मैं प्रफुल्लित कर दूंगा, खिला दूंगा, उन्हें सुंदर बना दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि जो नवयुवक आज उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, उन नवयुवकों को मैं अपनी कविताओं के माध्यम से उनको चेतना के पथ पर अग्रसर कर दूंगा, उनके अंदर एक जोश भर दूंगा, एक उमंग भर दूंगा, जिससे वे कुछ कर गुजरने का ठान लेंगे, अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि वे नवयुवक जो जिंदगी से निराश हो गए हैं, उन नवयुवकों को मैं उन्नति का, मैं सफलता का पथ दिखा दूंगा, और जब तक मैं ऐसा नहीं कर लूंगा तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। जब तक मैं इन आलसी उदास नवयुवकों को उनके कर्तव्य पथ पर अग्रसर नहीं कर लूंगा तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि इस कविता में प्रकृति के माध्यम से कवि नवयुवकों के अंदर कर्तव्य का भान कराना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारा व्याख्यान पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।